नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपके विषय बात करने वाले हैं पंडित दीनदयाल शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर के विद्यार्थी होंगे और आप बी ए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी होंगे। बी ए सेमेस्टर 2 के विद्यार्थी होंगे और आपकी सब्जेक्ट होगी विषय भूगोल, आपकी सब्जेक्ट होगी। तो आपका स्वागत है। इस वीडियो में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आपके बीच में PDUC की यूनिवर्सिटी के अंदर आप आते होंगे और 2026-27 में आपकी एग्ज़ाम होगी और आपकी जुलाई में आपकी एग्ज़ाम में जुलाई या अगस्त में आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में करने वाले हैं आपके बीच यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में और नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं आपके बीच यूनिट 2 के इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में करने वाले यूनिट फर्स्ट के इंपोर्टेंट नोट्स के बारे में आसान हिंदी भाषा में नोट्स करेंगे हम। और लर्निंग विद पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आपका तेजस नोट्स पेज सभी को पता है कि हमने लॉन्च कर दिया। उसकी प्राइस आप सभी को पता है कि उसकी प्राइस हमने ज़्यादा प्राइस नहीं रखी है, उसकी 49 प्राइस रखी है। ठीक है, 49 उसकी प्राइस रखी गई है। तो आप जल्दी से उसमें जुड़ जाइए। उसमें जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या मैसेज करना है व्हाट्सएप पर? आपको 88 75 63 99 50 पर आपको मैसेज करेंगे तो आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। 49 प्राइस आपको पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी बेहतरीन होंगे। तो बिना किसी के अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आपके माने कि आपके सब्जेक्ट का नाम आप सभी को पता है कि आपके सब्जेक्ट का नाम भौतिक भूगोल आपके सब्जेक्ट का नाम है, यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत आपके जलवायु विज्ञान आपके टॉपिक का नाम है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो में जुड़े रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रथम या द्वितीय इकाई के विस्तृत अकादमिक नोट्स है, जिसमें प्रथम इकाई के सिलेबस के बारे में बात की जाए तो प्रथम इकाई का सिलेबस आपका किस प्रकार है। तो प्रथम इकाई के सिलेबस में आपका दिया गया है कौन कौन से टॉपिक दिए गए। तो आपका ये तो वायुमंडल दिया गया है। ठीक है, वायुमंडल का संगठन दिया गया है। ये वायुमंडल की संरचना कैसी है वही दिया गया है। एक सूर्य ताप दिया गया है, एक आपका ऊष्मा बजट दिया गया है, एक आपका तापमान दिया गया है, एक आपका वायुदाब या पवन परिसंचरण दिया गया है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करने वाले। सबसे पहले बात करने वाले वायुमंडल का संगठन। तो वायुमंडल का संगठन किस प्रकार होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर, यानी कि आपके बीच में देखा जाए तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरे हुए गैसों के विस्तृत आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें होती है, जैसे आपकी वायु, हवा, आंधी, तूफान, जो भी गैसें होती है उनको वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल केवल गैसों का समूह नहीं है, बल्कि ये गैसों, जलवायु और ठोस कणों का एक गतिशील यांत्रिक मिश्रण है। वायुमंडल के इस संगठन को 3 मुख्य घटकों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। इसके 3 प्रमुख घटक होते हैं। तो उनके बारे में बात की जाए तो आपकी इसमें वायुमंडल में उपस्थित शुष्क गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की प्रधानता ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 98% आपको पाया जाता है, जो मिलकर कुल आयतन का लगभग 99% भाग निर्मित करते हैं। 1% भाग आपका आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियोन, हीलियम और ओजोन गैस पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड मौसम विज्ञान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण गैस मानी जाती है, क्योंकि यह सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है, परंतु बाहर जाने वाली दिग तरंगीय पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है, जिसे हरितगृह प्रभाव भी कहा जाता है। ठीक है, हरितगृह प्रभाव उत्पन्न होता है। ओजोन गैस समतामंडल में अत्यधिक संगीत है, जो सूर्य से आने वाले परागणीय किरणों से पृथ्वी की रक्षा करने का कार्य करती है। आगे आपके बीच में आता है कि वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक प्रगतिशील होती है और भूमध्य रेखीय आर्द्र क्षेत्रों में ये वायु कुल के आयतन का लगभग 4% हो सकती है, जबकि ध्रुवीय और मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्रों में इसकी मात्रा 1% से भी कम पाई जाती है। जलवाष्प से आने वाली आपकी विकिरण को अवशोषित करती है और पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा को संजो कर रखती है, जिसके कारण इस पृथ्वी का कम्बल भी कहा जाता है। वायुमंडल में तैरते हुए ठोस कण जैसे धूल, समुद्री नमक, खड़ाक, उपराकण आर्द्रताकारी नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, जिन पर जलवाष्प का संग्रहण होता है और बादलों का निर्माण संभव हो पाता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो आपके विषय वायुमंडल के कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु पर बात की जाए तो आपके विषय नाइट्रोजन, जिसका सूत्र होता है N2, आपका सूत्र होता है, लगभग 98% आपकी पाई जाती है। ये पौधों के लिए प्रोटीन का निर्माण करने में सहायक होती है और दहन की गति को नियंत्रित करने का कार्य प्रमुख रूप से करती है। आगे बात की जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन आपकी लगभग 20% पाई जाती है, लगभग 21% इसको मान सकती है। 21% आपकी ये पाई जाती है। जीवों के श्वसन के लिए अनिवार्य दहन के आवश्यक गैस मानी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी 21 और 20 करेंगे तो आप लगभग 98-99% आपकी दोनों गैस पाई जाती है। लगभग 99% गैस पाई जाती है और 1% आपकी ये तीनों गैस मानी जाती है। ठीक है, तो आर्गन का सूत्र होता है AR, आप सभी को पता है, और ये लगभग 0.93% पाई जाती है। अक्रिय गैस है, रासायनिक रूप से गैर सक्रिय गैस ये मानी जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका 0.33% पाई जाती है।
36% पाई जाती है आपकी, और प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रमुख हरितगृह गैस मानी जाती है। आगे बात की जाए ओजोन की, यानी कि O3 की बात की जाए, आपकी O3 की बात की जाए तो ये लगभग 0.6% पाई जाती है। प्राग्वेन विकिरण का अवशोषण क्षमता मंडल में जीवन रक्षक परत मानी जाती है। आगे हम करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना। तो वायुमंडल की संरचना के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा जाता है, तो 5 प्रमुख परतों में बांटा जाता है। ठीक है, 5 प्रमुख परतों में इसको विभाजित किया जाता है। इसमें सबसे पहले आपके आता है सौरमंडल। सौरमंडल के बारे में बात की जाए तो ये आपका सबसे ऊपरी परत होती है, सबसे निचली परत मानी जाती है। इसकी ओर से होता है लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है, जो भूमध्य रेखा पर 28 किलोमीटर और आपकी ध्रुव पर 8 किलोमीटर है। तो 13, 18 और 8 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 18 8 26 हो जाएगा। 26 का आधा 13 होगा, तो औसत ऊंचाई इसकी लगभग 13 किलोमीटर मानी जाती है। मौसम से संबंधित घटनाएं इसी में होती है। आपकी आंधी आना, तूफान आना, वर्षा आना, कोहरा आना, आंधी सभी इसी के अंदर होती है। इस परत में ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान आपका प्रति किलोमीटर की दर से घटता है, यानी कि इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ इसका तापमान भी माइनस होता है, यानी तापमान घटता है। तो आपको याद रखना प्रयास करना है। इसे सामान्य तापमान स्तर कहा जाता है। ठीक है, इसकी ऊपरी सीमा को सौर सीमा कहा जाता है, जहाँ तापमान गिरकर लगभग आपका -80 डिग्री हो जाता है, यानी कि बहुत कम तापमान आपका हो जाता है। ठीक है, आगे बात की जाए आपका समताप मंडल के बारे में बात की जाए, सौर सीमा की ऊपर 50 किलोमीटर की तक की ऊंचाई को समताप मंडल का विस्तार है। इस परत के निचले भाग में तापमान स्थिर रहता है, परंतु ओजोन परत की उपस्थिति के कारण 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक तापमान तेजी से बढ़ने लगता है, यानी कि इसमें 50 किलोमीटर की दर तो आपका तापमान स्थिर रहता है, बराबर रहता, ना माइनस ना प्लस रहता। लेकिन बाद ऊपर जाने पर आपकी सूर्य के पराबैंगनी किरण के कारण इसमें तापमान बढ़ने लगता है, यानी कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरण आती है वह गर्म होती है। ठीक है, वह गर्म होती है, जिसके कारण इसका तापमान बढ़ने लग जाता है। आगे बात करते हैं मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में मध्य मंडल के बारे में बात की जाए, समताप मंडल के ऊपर 50 से 80 किलोमीटर तक की सीमा वाले विस्तृत क्षेत्र में इस परत में तापमान पूर्ण घटने लगता है, और मध्य सीमा पर पहुंचकर वायुमंडल का न्यूनतम तापमान आपका -100 डिग्री दर्ज किया जाता है। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले उल्कापिंड इसी परत में आकर घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसका 2 परतें हमने 3 परतें पढ़ी है। कि आपके बीच में आता है आयन मंडल। आयन मंडल की बारे में बात करें तो आयन मंडल मध्य सीमा से 80 से 400 किलोमीटर तक के विस्तार भंडार को आयन मंडल कहा जाता है। इस परत में गैसों के कण विद्युत आवेशित अवस्था में पाई जाती हैं। यह आयनिक परतें जैसे DEF परतें पृथ्वी से प्रसारित होने वाली रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित कर संचार प्रणाली को सक्षम बनाती है। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र वृद्धि होती है। वायुमंडल के बारे में बात की जाए तो ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है, जो 400 किलोमीटर तक ऊपर विस्तृत है, अत्यंत विरल है। ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी अत्यंत हल्की गैसों की प्रधानता है, जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। ठीक है, आगे बात की जाए आपके सूर्य ताप एवं ऊष्मा के बारे में बात की जाए तो पृथ्वी के धरातल को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा के सूर्य ताप कहते हैं। यह ऊर्जा आपकी लघु तरंगदैर्घ्य विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में धरातल तक पहुंचती है। पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप का मान लगभग आपका 1.94 कैलोरी वर्ग किलोमीटर सेकंड मिनट होता है, जिसे 100 स्थिरांक कहा जाता है। यानी समान तापमान को 100 स्थिरांक कहा जाता है। धरातल पर सूर्य ताप का वेतन समान नहीं है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में सूर्य की किरणों का आयतन, कोण, दिन की अवधि, वायुमंडल को पारदर्शिता और थल व जल का वितरण शामिल इसमें माना जाता है। पृथ्वी का ऊष्मामंडल सौर ऊर्जा के अंतर्वाह व पार्थिव विकिरण के रूप में बहिर्वाह के बीच का सटीक होता है। यदि पृथ्वी को प्राप्त होने वाली कुल और ऊर्जा को 100 का इकाई का मान दिया जाए तो उसका वेतन प्रकार होता है। तो सौर विकिरण का एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी के धरातल को गर्म किए बिना ही वापस अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाता है। तो परावर्तन के इस अनुपात को पृथ्वी का एल्बिडो कहा जाता है। पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहा जाता है, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पृथ्वी का एल्बिडो किसे कहा जाता है। जो कुल 35 इकाइयों का होता है, उसे इसके अतिरिक्त शेष 65 इकाइयों के अंतर्गत इसके अंतर्गत होता है। ठीक है, तो एल्बिडो किससे कहा जाता है, इसके बारे में बात कर ली है ना। एल्बिडो के बारे में बात कर लिया, आगे बात करिए आपके बीच में। ठीक है, आगे बात की जाए आपके बीच में एल्बिडो, तो इसमें 35 इकाइयाँ होती है आपकी, आगे आपका दिया गया है। ठीक है, इसमें 14 इकाइयाँ होती है, इसमें आपको 51 इकाइयाँ होती है। ठीक है, धरातल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इधर वाला याद करना है। ठीक है, पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित 51 इकाइयों पूर्ण दीप्त तरंग पार्थिव विकिरण
के रूप में विकृत कर दी जाती है। धरातल से विकृत इन 51 इकाइयों में से 17 इकाइयों को अंतरिक्ष में चली जाती है, जबकि शेष 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित की जाती है। वायुमंडल का अपना कुल बजट 48 इकाइयाँ हैं और जिससे वह अंतरिक्ष में वापस विपरीत कर देते हैं। इस प्रकार शून्य शुद्ध लाभ या हानि के साथ पृथ्वी का तापमान दीर्घकाल तक संतुलित बना रहता है। वायुमंडलीय ताप का वितरण। तो वायुमंडलीय ताप का वितरण किस प्रकार किया जाता है? तो आप देख सकते हैं कि वायुमंडलीय तापमान का वितरण क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर 2 दिशाओं के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो क्षैतिज वितरण कैसा है? तो क्षैतिज वितरण की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि धरातल पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान घटता है। आप सभी को पता है, क्योंकि अक्षांशों में वृद्धि के साथ सूर्य की किरणों का आयतन कोण घटता है। इसके वितरण को मानचित्र दर्शाने के लिए समताप रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग की अधिकता के कारण समताप रेखाएं अत्यधिक टेढ़ी मेढ़ी और अनियमित होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में जल भाग की प्रधानता के कारण अक्षांशों के समानांतर और अपेक्षाकृत सीधी होती है। यानी कि आपकी बात की जाए तो जैसे मान लीजिए आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी बीचों बीच आप सभी को पता है कि भूमध्य रेखा गुजरती है। इसके ऊपर भी ध्रुव होते हैं, नीचे भी ध्रुव होते हैं। ऊपर या नीचे जाने पर तापमान प्रमुख रूप से क्या होता है? आप सभी को पता है कि तापमान घटता है। ठीक है, यह आपको याद नहीं अभ्यास करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा वेट करें। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करें। तो सामान्य परिस्थितियों में सौरमंडल की ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। आप सभी को पता है कि परंतु कुछ विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में धरातल के समीप ठंडी परतों की हवा में स्थापित हो जाती है, जिससे ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ने लगता है। ठीक है, घटने के बजाय बढ़ने लगता है। इस असामान्य स्थिति को तापमान का विलोपन या व्यतिक्रमण कहते हैं। इसके लिए आदर्श दशाओं का होना आवश्यक है। शीतकाल की लंबी रातें हैं, जिससे पृथ्वी तेजी से ठंडी हो सके। एक आपका स्वच्छ और मेघहीन आकाश, दो पार्थिव वीकेंड को बिना रोक टोक बाहर जाने दे, एक शांत वायु, ताकि ठंडी और शुष्क वायु की परतें आपस में मिश्रित न हो सके। हिमाच्छादित धरातल तो आने वाली ध्रुवीय ताप को प्रेरित कर दे और स्वयं अत्यधिक ठंडा रहे। ठीक है, आगे बात करते हैं वायुदाब व पवन परिसंचरण। आगे वायुदाब और परिसंचरण के बारे में बात की जाए आपके बीच में, तो ये आपका दिया गया है, तो इसके बारे में बात की जाए आपके बारे में। तो वायुमंडलीय दाब धरातल के वायु स्तंभ के बाद जिसे यानी वायुमंडल के बार को बैरोमीटर में मापा जाता है। आप सभी को पता है कि मिलीबार में मापा जाता है। ठीक है, समुद्र तल पर औसत ऊंचाई 1013 होता है, 1013 किलोमीटर होता है। तापमान और वायुदाब के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उड़ती है, जिससे निम्न वायुदाब का निर्माण होता है, जबकि ठंडी हवा भारी होकर नीचे बैठती है, जिससे उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। पृथ्वी घूर्णन और तापीय भिन्नता के धरातल पर 7 मुख्य वायुदाब पेटियाँ होती है। उसके बारे में हम आपके एग्जाम के पास बात करेंगे, अभी इसका प्रिंट नहीं हो पाया। ठीक है, उसके लिए समझ आते हैं। भूमध्य रेखा के निम्न वायुदाब पेटी को डोल्टर में या शांत कटिबंध भी कहते हैं, और क्योंकि यह क्षैतिज हवाओं के साथ स्थल पर ऊर्ध्वाधर संवहन धाराएं चलती है। ऊपर उस वायुदाब पेटी को अश्व अक्षांश कहा जाता है, जहाँ हवाओं के नीचे बैठने के कारण अत्यंत शांत दशाएं पाई जाती है। पवनें सदैव उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गतिशील होती है। पवनों की दिशा, दाब, प्रवणता, बल और पृथ्वी की घूर्णन से उत्पन्न कोरियोलिस बल द्वारा निर्धारित होती है। फेरेले के नियम के अनुसार कोरियोलिस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित होती है। अब आपका एक सनातनी है, एक आपका सामयिक स्थानीय पवनें, इनके बारे में बात करते हैं। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्लास चल रही है। सबसे पहले बात करें स्नानांतरी क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट करें। सनातनी क्या होता है? सनातनी के बारे में बात करें तो ये पवनें वर्ष भर एक निश्चित दिशा में उच्च दाब पेटियों से निम्न दाब पेटियों की ओर चलती है। इन्हें व्यापारी पवनें कहते हैं। ठीक है, जो उपोषण उच्च वायुदाब से भूमध्य रेखा के निम्न दाब की ओर चलती है। पछुआ पवनें जो उपोषण उच्च वायुदाब से उपद्रवीय निम्न वायुदाब की ओर चलती है, और ध्रुवीय पवनें शामिल होती है। आगे बात करते हैं आपके सामयिक मौसमी पवनें। तो ये पवनें आपकी ऋतु या दिन के समय के अनुसार अपनी दिशा बदल देती है। और मानसूनी पवनें इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो ग्रीष्मकाल में समुद्र से उत्तर की ओर, शीतकाल से स्थल से समुद्र की ओर, इस प्रकार तटीय क्षेत्रों में दिनों के समय वाली समुद्री सीनी, रात के समय चलने वाली समीर तथा पर्वतीय क्षेत्रों में चलने वाली घाटी समीर और पर्वतीय समीर इसके उदाहरण हैं।
ठीक है, आपको उदाहरण बन जाते हैं। आगे स्थानीय पवनों के बारे में बात करेंगे। स्थानीय पवनों के बारे में, ये पवनें स्थानीय तापमान और वायुदाब की तकनीकी भिन्नताएं कारण छोटे छोटे क्षेत्रों में भिन्न होती है। इसमें आपकी कुछ पवनें आती है जिसमें आपकी लू आती है एक तो, ठीक है। एक तो आपकी चिन्नूक आती है, ठीक है। चिन्नूक आती है गर्म व शुष्क पवनें, ये रोकीज प्रो संग्राम में चलती है। एक आपकी हेमंडन, ये गर्म व शुष्क है, वह गिनी तट में चलती है। इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। इसे हेमबख्शी पवन भी कहते हैं आपके चिन्नूक को, ठीक है। आगे लू आती है, होती थी गर्म व उत्तर पश्चिमी राजस्थान व उत्तर पश्चिमी भारत, आपके पाकिस्तान में चलती है। ग्रीष्मकाल के दौरान दोपहर में चलने वाली लू होती है, सभी को पता है, तो किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर आपके दिन ठंडी है, रोहन घाटी में चलती है। उर्स पर्वत की भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली है। एंड बिजार्ड आपकी तो ठंडी पर्वत बर्फीली है, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलती है। साइबेरिया कनाडा के अंतर्गत चलने का कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका यूनिट फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट होता है। एंड समय हमारे पास काफ़ी है, तो हमें यूनिट 2 का भी कर लेते हैं आपके बीच में। यूनिट फर्स्ट और 2 दोनों का कर लेते हैं, जैसे इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तो ठीक है, यूनिट फर्स्ट का वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। यूनिट सेकंड का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।